हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, एक तो कंपनी शेयर इश्यू करती है किसको, पब्लिक को शेयर इश्यू करती है और इसके बदले में उनसे पैसे लेती है, ठीक है। हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम उन शेयर होल्डर्स को देते हैं। जिस आदमी ने हमारी कंपनी के शेयर ले रखे होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। हिंदी में कहा जाता है अंशधारक। शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है। हर साल जो हमारा प्रॉफिट होता है इसका एक हिस्सा तो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश, और एक हिस्सा हम अपने पास में रोक के रखते हैं जिसे अपन बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या रोकी गई आय, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रेफरेंस है या नहीं है। अगर वो प्रेफरेंस नहीं है तो इक्विटी बन जाएगा। तो हमें वास्तव में पढ़ना क्या, पढ़ना तो ये प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं, जैसा इसका नाम है, प्रेफरेंस मींस पूर्वाधिकार। उन्हें कुछ पूर्व अधिकार मिलते हैं किसकी तुलना में, समता अंशों की तुलना में, इक्विटी शेयर्स की तुलना में, ठीक है। कौन कौन से पूर्वाधिकार होते हैं, सिर्फ दो पूर्वाधिकार हमने पढ़े थे। पहला लाभांश प्राप्ति में, जब भी कंपनी लाभांश देगी अंशधारियों को सबसे पहले लाभांश किसको दिया जाएगा, है? जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी सबसे पहले किससे डिविडेंड देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और दूसरा क्या था, जब भी कंपनी वापस पैसा चुकाएगी, यानी जो पैसा हमने लिया है लोगों से, ठीक है, वो पैसा वापस भी तो चुकाना है, खाके थोड़ी भाग जाएंगे। तो कंपनी ने जो पैसा लिया है वो पैसा कब चुकाएगी, अच्छा किसको पहले चुकाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब देखो आज अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितनी टाइप की कंपनी होती है बता सकते हो, दो। हिंदी में कहें तो कंपनी के प्रकार। कितने टाइप की कंपनी होती है, 1956 तक दो थी। और जब भी हमारा कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हुआ उसने कंपनीज बना दी तीन प्रकार के आप कंपनीज पढ़ोगे, ठीक है। मेन जो कंपनीज होती है वो दो ही होती है, लेकिन तीसरी कंपनी ऐसी भी कंपनी होती है जहां पर सिर्फ एक सिंगल आदमी जो होता है वो अपनी कंपनी बना सकता खुद, ठीक है। बाकी अभी तक हम पढ़ेंगे कि कंपनीज में कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, क्लियर। तो हमारे पास में मेनली कितनी कंपनीज होती हैं, मेनली हमारे पास में कंपनीज होती हैं तीन। कितनी, तीन। फर्स्ट हमारे पास जो कंपनी होती है उसका नाम होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, देखो पता है ये जो इस चैप्टर की थ्योरी है ना, इस पूरे चैप्टर की थ्योरी जो है, गोविंद जी कॉन्सेंट्रेट यहां, इस पूरे चैप्टर की थ्योरी आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, 11th में। प्रैक्टिकल पोर्शन आप 12th में पढ़ोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो पढ़ा है आपको कुछ नहीं आता होगा। 11th क्लास में थे हम, मजे कर रहे थे, है खुशबू। पब्लिक कंपनी। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, प्राइवेट कंपनी। और तीसरी एक कंपनी होती है हमारे पास जिसे नाम दिया गया है वन पर्सन कंपनी, जिसे शॉर्ट में अपन ओपीसी भी बोलते हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। 11th में नहीं था आपकी ये, हाँ वैसे आरबीसी में भी अपडेट हुआ नहीं है। चलो, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, कंपनी आगे नहीं लिख रहा हूं। प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं, निजी कंपनी। और इसे बोलेंगे एकल व्यक्ति वाली कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। तो तीन प्रकार के हमारे पास क्या हो गई, कंपनीज हो गई, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चंस भी बनते हैं चैप्टर में से। आपके 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 4-4 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, आपके जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, उसमें 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन, फिर 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और फिर 4-4 नंबर के क्वेश्चन। हाईएस्ट क्वेश्चन 4 नंबर का ही आपके बनता है सिलेबस में, ठीक है। तो उनमें से ये एक चैप्टर है जिसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो पक्का आता है। तो इन चैप्टर्स को अपने को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी सब में जो 1-1 नंबर हो गए, 2-2 नंबर हो गए, उसमें क्या पूछा जाता है, यही पूछे जाते हैं। समतांश क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। बड़े जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बड़े क्वेश्चन में आते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर वाले में। समझ पा रहे हो, तो चीजें सारी कवर करो। सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, पहले तो इसको समझना, सुनना ध्यान से, और उसके बाद में मैं आपको ये लिखाऊंगा। पहले तो एकल पर्सन कंपनी की बात करते हैं। ये वो कंपनी होती है, देखो 1956 पहले हमारे एक एक्ट लगता था, कंपनी एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। उसमें सिर्फ 2 प्रकार की कंपनीज थी, पब्लिक और प्राइवेट।
ठीक है, आपके सिलेबस में अभी भी ये आ रहा है, अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन कंपनी एक 2013 ने एक नई कंपनी बनाने के लिए बोल दिया कि आप एक नई कंपनी बना सकते हो। इन दोनों कंपनीज में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती थी, तो ये आदमी कंपनी बना सकता था। यानी एक सिंगल आदमी कभी कंपनी नहीं बना सकता। एक आदमी चाहता है कि नहीं मैं अपने नाम से कंपनी बना दूं, पहले नहीं था ये प्रोविजन, लेकिन अब आ चुका है। एक सिंगल आदमी अपने नाम से क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है। ठीक है, अच्छा हमने कल पढ़ा था कि जो लीगल एग्जिस्टेंस होता है, पृथक अस्तित्व, पढ़ा था परसों जब हमने क्लास पढ़ी थी। कंपनी जो होती है उसका एक पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी अलग होती है और कंपनी के मालिक जो होते हैं, ओनर जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो मालिकों का जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित दायित्व। अब पहले तो इसकी बात करते हैं, दायित्व क्या होता है। पार्टनरशिप में अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो उसके मालिक होते हैं उनके 2 तरीके की लायबिलिटीज हो सकती है, एक तो सीमित, एक असीमित। ठीक है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व, ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ोगे, इसलिए इसको अच्छे से कवर करना। ये होता क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में कभी लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, और इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है, दायित्व 2 तरीके के हो सकते हैं, सीमित लिमिटेड और असीमित अनलिमिटेड। तो सीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि अगर कभी बिजनेस की एसेट्स जब बिजनेस में अगर कभी हैवी लॉस हो जाए, हैवी लॉस समझते हो, बहुत भारी नुकसान हो गया अपने को, हमारा पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया, तो इस केस में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, बाहर के लोग, दायित्व होता है आपका कुछ, है ना। तो अगर आपका दायित्व सीमित है, लिमिटेड है, तो जब भी लोग पैसा मांगने आएंगे आप उनको साफ बोलोगे कि ये पड़ा मेरा बिजनेस, जो चीज यहां से रिकवर कर सकते हो कर लो, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम हाथ खड़े कर देंगे। यानी मेरी लायबिलिटी क्या थी, जितना मैंने पैसा लगा रखा बिजनेस में बस मेरी इतनी ही लायबिलिटी है, इससे ज्यादा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। जबकि अगर असीमित दायित्व हुआ तो इस केस में क्या होता है, अगर किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर बिजनेस की एसेट्स जो है वो कम भी पड़ जाए तो मुझे यानी उस ओनर को अपने घर की भी सारी एसेट्स बेचनी पड़ जाएगी, उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, मेरी पर्सनल कार बिक जाएगी, मेरे पर्सनल घर बिक जाएगा, मुझे उनको पैसा चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। समझ पा रहे हो, तो लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड में समझ गए। अगर लॉस हो गए तो सीमित दायित्व अगर है, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस में मेरा जितना पैसा लगा हुआ है बस मेरी लायबिलिटी इतनी है, मेरा पूरा बिजनेस ले जाओ, मेरे बिजनेस की सारी चीजें ले जाओ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर अनलिमिटेड हो गया तो इस केस में हम अपनी पूरी प्राइवेट एसेट्स भी क्या करेंगे, बेच देंगे, और मुझे पेमेंट उनको करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर, बहुत कम होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहां होती है, जहां पर एक सिंगल बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर, पढ़ाया था हमने, एकल व्यवसाय। एक जो दुकान वाला आदमी होता है ना, उसको कभी भी उसके बिजनेस से अलग नहीं माना जाता, वही बिजनेस ही वही है और आदमी भी वही है, यही माना जाता है, उसका कभी पृथक अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लॉस हो जाए तो इस केस में उसको अपने घर की एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएगी। पार्टनरशिप जो होती है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो मिलकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनकी नॉर्मल लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड ही होती है, नॉर्मल। लेकिन कई बार उनकी लायबिलिटी सीमित भी हो सकती है। यानी सपोज कीजिए अगर हमारे 5 पार्टनर हैं, अगर क्वेश्चन कहते हैं साझेदार जो है ये 5, इनकी लायबिलिटी क्या है, तो हमारा आंसर होगा अनलिमिटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन कहते हैं कि क्या इनका दायित्व सीमित भी हो सकता है, क्या इनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, तो आंसर इज यस, हो सकती है। लेकिन कम से कम एक आदमी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी ही होगी पार्टनरशिप में। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाए, सीमित। क्लियर, वो इनके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, जो आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर है, लेकिन एक आदमी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। यानी अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए तो उस एक आदमी को तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है। क्लियर, तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है, एकल व्यवसाय, उसमें तो सबकी लायबिलिटी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटर मतलब वो एक ही मालिक होगा, उसका एक ही, उसका खुद का पूरा बिजनेस होगा, सारा पैसा उसका होगा, उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। सीमित दायित्व कहां होता है, कंपनीज के केस में। अब कंपनी की अपन बात करते हैं। हमने अभी भी ये पढ़ रखा है क्या पढ़ रखा हमने, कंपनी क्या करती है, कंपनी जाती है किसके पास, पब्लिक के पास, और उनको बोलती है कि आप हमारी कंपनी में क्या लगाओ, पैसा लगाओ, मनी इन्वेस्ट करो, इसके बदले में हम आपको शेयर देंगे।
ये जो शेयर होता है उसकी एक प्राइस होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। अब पब्लिक से जो कंपनी पैसा लेती है टुकड़ों में लेती है, कभी 30 रुपए, कभी 50 रुपए, इस तरीके से। सपोज कीजिए अभी तक कंपनी ने जैसे 100 रुपए का शेयर इशू किया था, ये फिक्स नहीं होती 100 रुपए, मैंने बताया भी था आपको, कंपनी पे डिपेंड करेगा, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 600 हो सकती है, बट अगर कुछ नहीं दिया तो अपन 100 रुपए मान के चलते हैं। मैंने कहा इन 100 रुपए में से अभी तक हमने पब्लिक से 70 रुपए ले लिए, अब मुझे पब्लिक से और कितने रुपए लेने। अब हमारे बिजनेस में हो गए बहुत ही हैवी लॉस, हमारी कंपनी चल गई माइनस में। कहां चली गई, माइनस में। क्या मैं अब इनके पास जाऊंगा और इनको जाके ये कहूंगा साहब आप ही तो हमारे मालिक हो, होता है ना, मालिक कौन है कंपनी के, शेयर होल्डर, पब्लिक, जिन्होंने कंपनी में क्या किया है, पैसा लगा रखा है, यानी कि शेयर होल्डर। मैं इनके पास जाऊंगा और कहूंगा साहब आप ही हमारे मालिक को, बहुत हैवी लॉस हो गया, पैसा दो। पता है क्या बोलेंगे, ये कहेंगे 70 दे दिए ना, 30 रुपए ले जाओ, बात खत्म। क्यों, क्योंकि इन मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। जितने रुपए तक इन्होंने शेयर ले रखे हैं, यानी जितना पैसा इन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है, उससे ज्यादा ये कभी भी पे नहीं करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी के अंशधारियों का दायित्व क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, सीमित होगा। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी, लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी होती है किसकी, शेयर होल्डर्स की, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं शेयर होल्डर को यहां पर एक नाम और दूंगा, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर को दूसरा नाम दिया जाता है मेंबर। क्या बोलते हैं, मेंबर। ये कौन है, ये कंपनी के मेंबर है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। शेयर होल्डर बोल सकता हूं, मेंबर बोल सकता हूं। क्लियर है, ये दो वर्ड हम यूज लेंगे। पब्लिक ज्यादा यूज में नहीं आता, क्यों, क्योंकि पब्लिक को तो हम बोलते हैं आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, और जिस दिन उन्होंने पैसा लगा दिया उस दिन वो कंपनी चेंज हो जाती है, किसमें, शेयर होल्डर। क्लियर। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। पॉइंट क्लियर है, समझ गए। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, उसके साथ में हमने थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसके क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आते हैं वापस यहां पर ये सारी चीजें लिखाऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। ऑफिस तो मैंने आपको समझा दिया, एक सिंगल पर्सन कंपनी होगी, इसके क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, एक मेंबर होगा, कह सकता हूं यहां पर एक ही क्या होगा, डायरेक्टर होगा कंपनी का, डायरेक्टर भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। पैसा भी कौन लगाएगा, एक ही लगाएगा। और क्या कह सकता हूं, एक ही होता है शेयर होल्डर, एक ही होगा। सिर्फ अकेला आदमी क्या करेगा, पूरा बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो सब इसके होंगे। लाइक ए सेम सोल प्रोप्राइटर जैसा ही होता है एकल व्यवसाय। वहां पर एक अकेला आदमी होता था, फर्क ये उसको एकल व्यवसाय बोलते हैं क्योंकि उसने कंपनी के नाम से अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं किया। अगर वो चाहे तो अपने बिजनेस को कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड कर सकता है, और जिस दिन उसने कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया उस दिन वो ओपीसी बन जाएगा। क्लियर। तो यहां तक ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी पोर्शन है, यहां अपने को समझना जिसके हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, अच्छा इनमें से बड़ी कंपनी कौन सी है, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक कंपनी जो होती है वो बड़ी कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी जो होती है वो छोटी कंपनी होती है। अगर अपन बात करें मिनिमम मेंबर्स की, मिनिमम मेंबर, न्यूनतम सदस्य जो हैं, सदस्य मतलब समझ गए क्या, शेयर होल्डर। बताओ पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम कम से कम यहां पर 7 लोग चाहिए अपने को। अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम हमें 7 मेंबर होने चाहिए, यानी 7 लोग होने चाहिए जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, 7 मालिक होने चाहिए, तो ही आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हो, अदरवाइज आप पब्लिक कंपनी नहीं खोल सकते। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो इसमें मिनिमम कितने मेंबर उसमें, 2, यानी कम से कम 2 मेंबर भी अगर आ जाते हैं तो आप अपने नाम से एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो। क्लियर है। तो मिनिमम मेंबर्स हो गए यहां 7 और यहां 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये ए पॉइंट डाल देते हैं, इसको बी पॉइंट डाल देते हैं। मैक्सिमम मेंबर अगर सार्वजनिक कंपनी की बात की जाए, अच्छा पहले प्राइवेट कंपनी की बात करें। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 200। ये 200 मेंबर मिलकर भी प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा अगर ये हो गए तो इनको अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, ठीक है।
तो प्राइवेट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड। क्या मतलब हुआ इसका? असीमित, जितने चाहे उतने मेंबर बनाओ। इसलिए तो ये कंपनी का सबसे बड़ा स्वरूप होता है, जितने चाहे उतने लोगों से पैसा ले सकते हो आप और बिजनेस में लगा सकते हो और कंपनी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था आपको, कंपनी जो होती है वो बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा टाइप ऑफ बिजनेस होता है, बिजनेस का एक स्वरूप होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी जिसमें कम से कम 7, पब्लिक कंपनी में कम से कम 2, इसमें अधिकतम अनलिमिटेड असीमित, जबकि यहां पर मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, डायरेक्टर्स जो होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं पता है? जो कंपनी को चलाते हैं। हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, लेकिन क्या शेयर होल्डर खुद आके कंपनी चलाते हैं क्या? नो, कंपनी को चलाने के लिए होते हैं उसके संचालक गण। ठीक है, डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स यहां कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं यहां पर 3 और यहां मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम डायरेक्टर्स की बात करें, या आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा? मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के अंदर हो सकते हैं 15 और प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं 15, लेकिन पब्लिक कंपनी में चाहे तो इन डायरेक्टर्स की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले एक्ट से, आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, विशेष प्रस्ताव। सुना है कभी विशेष प्रस्ताव? हर साल। अच्छा, कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। ठीक है, अब शेयर होल्डर तो अपने घर बैठे, कंपनी चल रही है, हर साल क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है उनको थोड़ी पता है, लेकिन कंपनी के मालिक तो वही हैं, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो कंपनी हर साल उनकी एक मीटिंग बुलाती है। क्या बुलाती है? मीटिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और उस मीटिंग में कंपनी ने पूरे साल में जो भी काम किया, जो भी उसके प्रॉफिट एंड लॉस हुए, जो इसके पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है, सारी चीजें बताती है किसको? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और अब कंपनी जो भी डिसीजन लेती है ना, जो भी काम करती है, जो भी बड़े बड़े भारी भारी डिसीजन होते हैं, वो डायरेक्टर्स अपने बेस पे नहीं लेते, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर। उन्हें हर डिसीजन लेने के लिए शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है, और वो कहां पूछते हैं? इस मीटिंग में। वो मीटिंग बुलाते हैं और उसमें कहते हैं, अगर सपोज करो इनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले उनसे पूछेंगे, साहब बिजनेस स्टार्ट करना है, बोलो तो कर लें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, फिर क्या होता है? ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट। ठीक है, और वोट देके बोलते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है बिजनेस में जाना चाहिए, कुछ मना भी करते हैं, कुछ यस भी करते हैं। ये जो वोट होता है 2 तरीके का हो सकता है। ये जो वोट देते हैं इसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित किया हमने, तो 2 तरीके के प्रस्ताव हो सकते हैं। गोविंद, कितने हो सकते हैं? 2। पहला प्रस्ताव होता है जिसे बोलते हैं साधारण प्रस्ताव, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं विशेष प्रस्ताव, सिंपल रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। सिंपल रिजोल्यूशन नॉर्मल काम के लिए होता है, जिसमें अगर 51% शेयर होल्डर ने बोल दिया कि आप ये काम कर सकते हो, वहां लिखा हो वास्तव में 50% से ज्यादा, यानी 51% मान सकते हैं, यानी 50% से ज्यादा लोगों ने अगर बोल दिया कि ठीक है आप ये जो काम बता रहे हो आप स्टार्ट कर सकते हो, या जो भी आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, उसमें अगर 50% लोगों ने यस कर दिया तो वो आप काम कर लोगे। अगर 50% लोगों ने नो कर दिया, बोल दिया कि नहीं हमें नहीं लग रहा है काम सही है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। अरे सुन में, यानी डायरेक्टर्स के बेस पे पूरी कंपनी वास्तव में नहीं चलती है। होता क्या है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है शेयर होल्डर से। ठीक है, तो पहला रिजोल्यूशन जो है, ये जो 50% लोग बोलते हैं कि ठीक है आप कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं सिंपल रिजोल्यूशन, साधारण प्रस्ताव हमने पास किया जहां पर मुझे 50% लोगों की यस चाहिए तो मैं काम कर सकता हूं। दूसरा एक प्रस्ताव होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव वो प्रस्ताव होते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, जहां पर सिर्फ 50% की हां से काम नहीं चलता है, कम से कम 75% लोग जो होते हैं 75%, वो अगर यस बोलते हैं तो ही अपन वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम वो काम नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब बात ये आ रही है कि क्या पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? इससे ज्यादा हो सकते हैं अगर कंपनी ने अपनी वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास किया हो, एनुअल जनरल मीटिंग ने उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हो, यानी विशेष प्रस्ताव पास किया हो, 75% लोग अगर बोलते हैं कि ठीक है और डायरेक्टर्स बना दो, ठीक है, तो अपन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, इतना अपने को नहीं जाना, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आपके बेसिक तो यही पूछे जा सकते हैं।
तो वापस बताओ, मिनिमम मेंबर यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर मैक्सिमम अनलिमिटेड, यहाँ मैक्सिमम 200, मिनिमम डायरेक्टर्स 3, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम यहाँ पर भी 15, मैक्सिमम यहाँ पर भी 15। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये जो कंपनीज होती है इनके नाम के साथ एक वर्ड जोड़ा जाता है। एक इनके नाम के साथ में वर्ड आता है, नेम के साथ में जो वर्ड जोड़ा जाता है वो, अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड जोड़ती है लिमिटेड, जिसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं एलटीडी, लिमिटेड। जबकि ये प्राइवेट कंपनी जो है ये अपने नाम के साथ में वर्ड जोड़ती है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पीवीटी एलटीडी। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ये बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट नहीं है? पक्का छापो इसको। हाँ, ये तो हो गए टाइप ऑफ कंपनीज। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा इसमें थ्योरी भी कवर करते रहेंगे। ये थ्योरी थी, प्रैक्टिकल तो अभी कुछ था ही नहीं। अब अपन प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, साथ में बाद में थ्योरी पे टाइम खराब नहीं करना पड़े। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक ये पढ़ रखा है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड ने शेयर इश्यू किए पब्लिक में। ठीक है, कितने शेयर इश्यू किए? 1 लाख शेयर, और एक शेयर था 10 रुपए का। क्या ये 10 रुपए कंपनी एक साथ मांगती है? नहीं, टुकड़ों में मांगती है। लेकिन क्या एक साथ भी मांग सकती है? मांग सकती है। तो कंपनी एक साथ भी मांग सकती है और टुकड़ों में भी मांग सकती है। अब अपन क्वेश्चन जहां कर रहे हैं वहां अपन ये कर रहे हैं कि अपन को एक साथ पैसे लेने। ठीक है, तो हमारे पास में अब नई जो हेडिंग डालनी है अपने को, कॉपी में हेडिंग डालो फटाफट। लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट रिसीव ऑन शेयर, हिंदी में इसे बोलते हैं अंश की एक मुश्त राशि। एक मुश्त मतलब समझ गए, एक साथ, मुश्त राशि प्राप्त होने पर। इस केस में हमारी क्या क्या एंट्रीज होती हैं? ठीक है, लिखो मतलब। हाँ, सबसे पहले हमारी वहां पर क्या एंट्री होती थी, याद है? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को कहते हैं इन्विटेशन देते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें लिखाना भूल गया हूं मैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में एक चीज और, पब्लिक कंपनी जो होती है वो पता है पब्लिक से शेयर खरीदने के लिए उनको इनविटेशन दे सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी अंशों के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है। ध्यान रखना। तो आप एक लाइन लिख देना वहां पर पब्लिक कंपनी के जस्ट नीचे, इनवाइट पब्लिक फॉर शेयर अप्लाइड। ठीक है, ये तो कहां लिखना है? पब्लिक कंपनी में। और यहां पर क्या लिखना है? हिंदी में भी लिखाऊंगा अभी, डोंट इनवाइट पब्लिक फॉर शेयर अप्लाइड। ठीक है, याद रखना इस चीज का। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो कभी भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, अखबारों में इश्तिहार नहीं दे सकती कि आप हमारी कंपनी के शेयर लीजिए, जबकि पब्लिक कंपनी दे सकती है। ठीक है, यानी कि अंश आवेदन हेतु जनता में निमंत्रण दे सकती है। और यहां पर क्या हो जाएगा? नहीं दे सकती, लाइन डाल देना हिंदी में। ठीक है, करो जल्दी करो। 12th का कोर्स बहुत ज्यादा लेंथी है, ध्यान रखना। और मुझे सितंबर अक्टूबर तक ये कोर्स कवर कराना, ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से जस्ट पहले आप पूरा एक बार रिवीजन भी कर लो। ठीक है, आपको पढ़ाई क्या है जो स्कूल खुलती है एग्जाम में हैं? आपको बिना पढ़ाई एग्जाम ले लेते गजब है। कौन सी स्कूल है? चलो ठीक है, नाम मत लो कैमरे के सामने। चलो मिटा दूं। अब देखो, अब आते हैं अपन कि कंपनी एक साथ में जब पैसा ले लेती है पब्लिक से, तो इस केस में क्या एंट्री करती है? अपन ने वहां पर फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी, कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो, क्या यहां कॉल करेगी क्या कंपनी बाद में?
जब सारे पैसे ही 10 रुपए का जैसे अपन ने शेयर इशू किया, पूरे 10 रुपए मैंने एक साथ ही ले लिए, तो क्या फ्यूचर में कुछ मांगूंगा? क्या मांगने के लिए बचेगा ही क्या? यानी कॉल की तो एंट्री नहीं होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब उनका आवेदन आएगा, एप्लीकेशन आएगी, तो मुझे उनकी एप्लीकेशन पे ही उनको शेयर अलाउड कर देने होते हैं। जब उनकी एप्लीकेशन आती है तो मैं हाथों हाथ क्या करता हूं, उनको शेयर अलाउड कर देता हूं, और फ्यूचर में मैं कोई भी कॉल नहीं करता तो कॉल वाली तो एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर सिर्फ 2 ही एंट्री होने वाली ओनली। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में आएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दोनों साथ में आ गए हैं, एप्लीकेशन पर ही अलाउड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा क्या भाई, पूरे पैसे एप्लीकेशन पे ही ले लिए मैंने, तो एप्लीकेशन पे हमें क्या करने, शेयर अलाउड कर देना है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर कहां करते हैं, किस अकाउंट में, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या मैंने अधूरा लिखा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए, सिंपल एंट्री है। ये तो उल्टा सर इजी था, तो पहले टफ चीजें पढ़ो तो इजी वाली में फिर मजा आ जाता। हाँ ये तो आ गया सर, कुछ है ही नहीं, चलो छापो फटाफट। फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देता हूं, कर सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड ने, XYZ लिमिटेड इशू 5 लाख इक्विटी शेयर। अब देखो जब शेयर का नाम लिख दे तो यहाँ शेयर के आगे सब जगह क्या आएगा, उसका नाम भी आएगा। ठीक है, इक्विटी है तो इक्विटी इक्विटी इक्विटी, तो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज ईच। ठीक है, ऑल अमाउंट एग्जाम्पल है, और मैंने कहा जब भी मैं एग्जाम्पल कराता हूं ये वाले, इनके नंबर नहीं डालने। अमाउंट, ऑल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, रिसीव ऑन एप्लीकेशन। 5 लाख कैसे आएगा, 5 लाख तो शेयर है, एक शेयर 30 रुपए का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। शेयर कैपिटल कैसे निकलती है, 5 लाख इंटू 30। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में बताओ क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5 लाख इंटू, हाँ इक्विटी आएगा साथ में, 5 लाख इंटू 30। ठीक है, कितने हो गए, 15 लाख। वही अमाउंट नीचे आ जाएगा। सिंपल है, कर दो फटाफट एंट्री। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े ऐसे इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो अब जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, हाँ अभी तक हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ा, टाइप ऑफ शेयर पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। ये क्या रामायण है सर, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, यानी अपन कैश में जब शेयर इश्यू करते हैं तो कितने तरीके से इश्यू कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, नकद में अंशों के निर्गमन के प्रकार। ये आवाज साउंड बंद कर लो बेटा। क्या मतलब हुआ इसका, हम ये जो शेयर इश्यू करते हैं पब्लिक में, क्यों इश्यू कर रहे हैं, पैसा लेने के लिए, कैश लेने के लिए। कैश मतलब ये मत बोलना था हम तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक और कैश यहाँ एक ही मानना अपने को। ठीक है, अब 11th में नहीं हो आप, 12th में आ चुके हो, और 12th में ध्यान रखना कैश और बैंक एक ही माना जाएगा। लेकिन कंपनी के अकाउंटिंग में कभी भी कैश वर्ड अपन यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, अब बात अपन करते हैं जो हम कैश में शेयर इश्यू करते हैं पब्लिक को, कितने तरीके से कर सकते हैं, 2। कितने तरीके से, 2। पहले 3 थे, लेकिन 2013 वाले एक्ट ने तीसरा वाला जो मेथड है उसको हटा दिया, और जो हटा दिया मैं आपको डिस्कस भी नहीं कराऊंगा। तो याद ये रखो कि हम कैश में जब भी शेयर इशू करते हैं तो टोटल कितने टाइप से हम शेयर इशू कर सकते हैं। हम 2 तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं, ए और बी। ए जो है इसे हम बोलते हैं एट पार, सम मूल्य पर। क्या मतलब हुआ इसका, हमारी एक कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, मैं पब्लिक को इनविटेशन देता हूं और कहता हूं मैं 100 रुपए का शेयर इश्यू कर रहा हूं भाई ले लो, 100 रुपए का 100 रुपए में ही दे रहा हूं।
लेकिन आपको पता जो वेल रेपुटेटेड कंपनी होती है, जिनका मार्केट में नाम बहुत अच्छा होता है और जिनका नाम सुनते ही हमारे मन करता है उस कंपनी में हम पैसा लगा दे, क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटली प्रॉफिट कमा के देगी। कैसे कंपनीज होती है ना, लाइक रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, तो ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपना शेयर जब भी इश्यू करती है मार्केट के अंदर तो उनको डेफिनेटली पता है ये अच्छा काम करेगी, शेयर होल्डर्स को पता अच्छा काम करेगी, तो जितने वो शेयर इश्यू करती है ना उससे कई गुना ज्यादा उसके पास एप्लीकेशन आती है शेयर खरीदने के लिए। यानी लोग तैयार रहते हैं इसके कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। जैसे इसने इश्यू किया नहीं, लोग तैयार है कि हाँ इसके कंपनी के शेयर खरीद लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है। आपको मालूम है जो शेयर हम इश्यू करते हैं, जैसे अगर कंपनी ने आज 2010 में एक शेयर इश्यू किया 100 रुपए का, और 2020 में अगर सपोज कीजिए आपने उस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, आपने 100 रुपए का आपने शेयर लिया था एक, 2020 में क्या ये 100 रुपए का ही होता है क्या? इसकी वैल्यू बढ़ती भी और कम भी होती है। अगर ये वेल रेपुटेटेड कंपनी है तो इसकी शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और कंपनी के शेयर की प्राइस किसके आधार पर बढ़ती है मालूम है? लाभ के आधार पर। और लाभ भी कौन सा? वो नहीं जो कंपनी ने बांट दिया, जो कंपनी ने अपने पास वापस रोक के रखा था, जो कंपनी ने वापस लगाया था और जिससे कंपनी ने अच्छी अच्छी एसेट परचेज कर ली, तो उसके बेस पे कंपनी की प्राइस कैलकुलेट की जाती है। तो कंपनी की प्राइस 2010 में अगर 100 है तो डेफिनेटली 2020 में 600-700 रुपए तो आराम से हो जाएगी। यानी 10 साल के अंदर आपको 6 गुना प्रॉफिट, अगर आपने 2010 में 1 लाख रुपए लगाए तो 2020 में आपको उसके 6 लाख मिल सकते हैं, 7 लाख मिल सकते हैं, 10 लाख मिल सकते हैं। और कई बार स्थितियां गड़बड़ भी हो जाती है, 1 लाख लगाए तो 50,000 भी मिल सकते हैं। मैंने कहा ना डिपेंड करता है आप किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक कंपनी है हमारे पास में रिलायंस एंड कंपनी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास लल्लू एंड कंपनी। बताओ किस में पैसा लगाओगे? क्यों? आप जानते हो क्या रिलायंस को? पर्सनली जानते हो क्या? नहीं, हम उसका नाम जानते हैं। हम जानते हैं बहुत रेपुटेटेड कंपनी है और इसमें अगर पैसा लगाया तो प्रॉफिट कमा के देगा। इसका क्या पता कल को लल्लू एंड कंपनी भाग जाए, बंद हो जाए, तो हमारा तो पैसा डूब गया। समझ में आ रहा है? तो कंपनी की शेयर की जो प्राइस होती है वो मार्केट में बढ़ती और कम होती रहती है। ठीक है, और अगर अच्छी कंपनी है तो उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन अगर एरी गेरी कोई कंपनी है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो यहां हम बात ये कर रहे थे कि वो जो कंपनी नई नई मार्केट में आती है ना, जैसे हमने कहा लल्लू एंड कंपनी, अब ये चाहता है कि मेरे शेयर को मैं लोगों को 100 रुपए का या लोगों को बोलूं 150 में ले लो, क्या लेंगे? वो कहेंगे है कौन भाई तू, एक तो देखो पैसा ही चाहिए, ऊपर से तू 100 रुपए का शेयर में 150 में दे रहा है, और जब लौटाने की बारी आएगी तब 100 ही लौटाएगा। यही होगा, शेयर की प्राइस तो 100 ही थी। समझ पा रहे हो? तो इस केस में क्या होता है, जो नई कंपनीज आती हैं, जो वेल रेपुटेटेड नहीं होती हैं, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर को नॉर्मली सम मूल्य पर इश्यू करती हैं, यानी 100 रुपए का शेयर, और कितने में देगी? 100 में। लेकिन जो वेल रेपुटेटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर को 8 प्रीमियम इश्यू करती है। 8 प्रीमियम, जिसे हम कह सकते हैं किस पर? प्रीमियम पर। अब ये प्रीमियम क्या होता है? मैंने कहा ना, अगर वेल रेपुटेड कंपनी है तो मान के चलना कि प्रॉफिट ही होगा। पेशेंस रखना पड़ता है। ये जो शेयर मार्केट होता है ना, इस शेयर मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस समझते हो? धैर्य। अब हम सोचे रात को 1 लाख लगाऊं, सुबह 2 लाख हो जाए, नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कई बार उसकी प्राइस डाउन भी होती है, कई बार उसकी प्राइस बढ़ती भी है, लेकिन जो अच्छी कंपनी में आप पैसा लगाते हो वो आपको रिटर्न देके ही जाता है हमेशा, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में अगर कहीं पर भी पैसा लगाओगे तो माइनस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हम शेयर मार्केट वाले कभी और पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या करना है, शेयर्स के बारे में। इसके हो सकते हैं, ठीक है कई कंपनीज के शेयर हैं। तो अब देखो उसके बारे में बताऊंगा बाद में। 100 रुपए का शेयर हमने 100 में ही दिया, 8 पार। रेपुटेटेड कंपनी जो होती है अपना शेयर 100 में निकालती है और उसको पता है मेरे पास तो बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अपना शेयर 100 का 120 में दे सकती है, दे सकती है। वो साहब बोलते हैं 100 रुपए का शेयर इश्यू कर रहा हूं, लेकिन आपसे लूंगा 120 रुपए, क्योंकि हर साल मैं आपको प्रॉफिट भी तो दे रहा हूं। अगर अच्छी कंपनी हर साल मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है तो मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर मैंने अपना शेयर 100 का 100 में ही दिया तो हम इसको बोलेंगे 8 पार पे इश्यू किया, और कंपनी ने अगर 100 का शेयर 120 में दिया तो हम इसको क्या बोलते हैं? 8 प्रीमियम इश्यू किया। इस केस में कंपनी को कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। क्यों? 100 की चीज 100 में ही दे रहे हैं, कोई फायदा है क्या? सिर्फ पैसा आ रहा, वो तो वापस लौटाना भी पड़ेगा। तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हम कौन है, कंपनी है कि शेयर होल्डर हैं? हम कंपनी है। शेयर होल्डरशिप तब होगे जब मैंने बोला आप शेयर होल्डर, तो आप शेयर होल्डर हो, अदरवाइज अगर मैं आपको बोल दूं आप कौन हो, हम कंपनी है।
तो हम कंपनी है, मैं 100 रुपए का शेयर 100 में इश्यू कर रहा हूं, तो बता आपको कोई फायदा है, नुकसान हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा 100 रुपए का शेयर अगर मैं 120 रुपए में पब्लिक में दे रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। कितने रुपए का? 20 रुपए का। यहां पर मुझे हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। अच्छा, क्या 20 भी आपने रट्टा मान लिया फिक्स है? ये भी डिपेंड करेगा कंपनी पे, 110 का दे सकती है, 105 का दे सकती है, 103 का दे सकती है, ठीक है। ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया। यहां पर हमें 20 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब बात ये आती है कि हमने अभी तक सारी एंट्रियां पढ़ रखी है। एप्लीकेशन पे पैसा होता है, फिर अलॉटमेंट पे लेते हैं, फिर फर्स्ट कॉल पे लेते हैं, फिर सेकंड कॉल पे लेते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग टुकड़ों में पैसा लेते हैं। तो इस 20 रुपए का क्या करेंगे वो तो समझ में आ गया, 100 रुपए की एंट्री कर देंगे। इस 20 रुपए का हमें एक नया अकाउंट ओपन करना होता है। क्या करना होता है? नया अकाउंट ओपन करना होता है, और उस अकाउंट का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी जो आपने जनरल एंट्रीज कर रखी है वो की वो एंट्री होने वाली है। सिर्फ क्या होगा? एक नया अकाउंट खुल जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होता है उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड। समस्त लाभ व हानियों को डेबिट करो, समस्त आय व लाभों को क्रेडिट करो, ठीक है। तो हमें यहां पर फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। उस फायदे को किस अकाउंट में डालेंगे? इस अकाउंट में, और क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम होने पर एक्स्ट्रा जो प्रीमियम किस खाते में डाला जाता है, किस खाते में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन सब यहीं से बनेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो अपने को करना क्या, ज्यादातर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा एडजस्ट कहां करोगे? एप्लीकेशन पे करोगे 20 रुपए, या अलॉटमेंट पे करोगे, या फर्स्ट कॉल पे करोगे, या सेकंड कॉल पे करो। 90% केस में तो खुद क्वेश्चन आपको बोल देता है कि आपको ये प्रीमियम एडजस्ट करना अलॉटमेंट पे, या फर्स्ट कॉल पे, या सेकंड कॉल पे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा हमने 1 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर 10 का था लेकिन मैंने 120 में दिया। अब कंपनी पैसे कैसे मांगेगी? कंपनी पैसे मांग रही है कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर। मैंने कहा 40 रुपए इसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर ले लिए, 40 इसने फर्स्ट कॉल पे ले लिए, 20 और 20 टोटल कितने हो गए? 120 का इश्यू किया है ना। लेकिन अब उसने यहां पर एक हिंट दे दिया कि यहां जो 20 रुपए और 20 रुपए लिख दिए इसने। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अलॉटमेंट में 40 रुपए तो अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। और यानी कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट खोलना है ना, वो कहां खोलना है? इसके साथ। अगर मैं चेंज करके यहां लिख दूं 20 + 20, तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट किसके साथ खोलना है? एप्लीकेशन के साथ। समझ पा रहे हो? और क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है। क्लियर? एंट्रीज वही होने वाली है। अब देखो क्या एंट्री होगी, एक बार इसको ओरली समझना, फिर इसको इसी क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिकली भी करेंगे। 20 + 20 फर्स्ट एंट्री होगी मेरी, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख शेयर इंटू 40, ये होगा 4 लाख। सेकेंड एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 40 चला गया। थर्ड एंट्री क्या करते हैं? थर्ड एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहीं पे लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आया समझ में? यानी अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, और फिर नेक्स्ट एंट्री में पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की तो वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या फर्क पड़ा एंट्रीज में? कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम बोला तो अपने को बीच में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम फिक्स कर देना है। क्लियर? तो पहले तो इसको उतार लो यहां तक, फिर इसको बना लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल, और फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। बी फास्ट, जल्दी करना आप। अब एग्जाम्पल लिखो, इस पूरे को अपन क्या करेंगे क्वेश्चन के लैंग्वेज में, कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको सीधा ये लो इसकी एंट्री कर दो, वो आपको लैंग्वेज में लिखेगा, 3-4 लाइनों में पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, उसमें से अपने कोई चीज निकालनी, ठीक है। लिखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों लिखनी है, इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। चलिए पहले इंग्लिश में लिख लो, इसलिए पूरा क्वेश्चन ही। XYZ लिमिटेड, एग्जाम्पल लिख के लिखना, जल्दी करो। XYZ लिमिटेड इश्यूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख प्रेफरेंस
शेयर एट द रेट ऑफ 100 each, at the rate of 100 each with 20% प्रीमियम, विद 20%, परसेंट है, परसेंट लिखना नहीं है, ऐसा साइन लगाना है, 20% प्रीमियम। अमाउंट पेबल एज फॉलोज, अमाउंट पेबल एज फॉलोज, अब फुल स्टॉप करके लिखना, ऑन एप्लीकेशन 40 रुपीज, लाइन में लिखना है, ऐसे ऐसे मत लिखना, ऑन एप्लीकेशन 40 रुपीज, कोमा ऑन अलॉटमेंट, ऑन एप्लीकेशन 40 रुपीज, कोमा ऑन अलॉटमेंट 40 रुपीज, इसके ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, नेक्स्ट कोमा करके, ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपीज एंड ऑन सेकेंड कॉल 20 रुपीज। मेक द जनरल एंट्रीज in the books of, make the general entries in the books of XYZ Limited। इस टाइप का आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसमें से आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल के अपन को इसको इस तरीके से लिखना होता है ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। हिंदी में लिखिए प्रश्न, लिखाऊं, लिखाऊं, देखो उनको भी चाहिए नहीं, वैसे एक दो क्वेश्चन लिख लो ताकि हमें पता चले, हिंदी की लैंग्वेज भी तो पढ़नी है ना, नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है, लिखो। XYZ लिमिटेड ने, XYZ लिमिटेड ने 1 लाख, अच्छा मैंने ना प्रेफरेंस शेयर के आगे इंग्लिश में नाम नहीं लिखवाया, उसके आगे नाम लिख देना, जो आपने प्रेफरेंस शेयर लिखा ना उसके आगे 5%, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है ना वैसे। हाँ क्या लिखा, XYZ लिमिटेड ने 5% पूर्वाधिकार अंश, हाँ सॉरी 1 लाख, 1 लाख 5%, 1 लाख फिर कोमा 5% पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश 100 रुपए प्रति, 100 रुपए प्रति अंश, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो कर सकते हो इसको, तब तक हिंदी में क्वेश्चन लिखा देता हूं। 100 रुपए प्रति अंश 20 रुपए प्रीमियम सहित, नहीं सॉरी 20% प्रीमियम सहित, 20% प्रीमियम सहित निर्गमित किए, निर्गमित किए, जिन पर धनराशियां निम्न प्रकार मांगी गई, जिन पर धनराशियां निम्न प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 40 रुपए, आवेदन पर 40 रुपए, कोमा आवंटन पर 40 रुपए, ब्रैकेट में प्रीमियम सहित, कोमा प्रथम याचना पर, तो देखो नए नए शब्द आ रहे हैं ना, पता होने चाहिए प्रथम याचना क्या होता है, हम तो फर्स्ट कॉल ही लेके बैठे होते हैं। प्रथम याचना 20 रुपए तथा द्वितीय व अंतिम याचना पर 20 रुपए। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए, क्वेश्चन कहां उतारा आपने, अब यहां उतारना चाहिए था वो, क्योंकि इसके नीचे करोगे ना, पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। अब इसको सोल्व यहां करेंगे अपन, बताओ क्वेश्चन उधर लिख रहे हो पाकिस्तान में, सोल्व करोगे हिंदुस्तान में, मजे ले रहे हो। चलो अब समझ गए क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ताकि हमें पता लगना चाहिए कि हमें वहां से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास में, हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, एक शेयर कितने का है 100 रुपए का, और हमने 120 में दिया। अच्छा अब 120 कैसे पता चला, क्वेश्चन ने बोला 20% प्रीमियम,
तो 20% किसका होगा? 100 का। ये अगर 30% बोलता तो 130 का हो जाता। 40% बोलता तो 100 का 40%, 40 रुपए 140 का हो जाता। क्लियर? अब हमें इसकी करनी है जनरल एंट्रीज। तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5%। यहां नहीं आता, कल भी बताया था, जब परसेंटेज लिखते हो तो कैपिटल के साथ लिखते हैं, ठीक है। टू प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये चैप्टर पता है इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि एंट्री सब में एक जैसी है। अब क्या फर्क पड़ा एक नई एंट्री और घुस गई प्रीमियम की, बाकी है तो एंट्री वही ना। तो बताओ कितने शेयर हमने इश्यू किए थे? 1 लाख। हर शेयर पर कितने रुपए मिलेंगे? 40 रुपए। 1 लाख इंटू 40 मतलब 40 लाख रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री में हमेशा बैंक पहले आता है, बाकी सारी एंट्रीज में पहले मांगते हैं और फिर बैंक आता है। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी बच्चा उल्टा सीधा करके आता है। सेकंड एंट्री क्या होगी? इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है कहां? शेयर कैपिटल में। तो हम एंट्री करेंगे प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देना, जहां कैपिटल आता है वहीं पे उसका नाम लिखना 5%। यहां हर जगह मत डाल देना 5%, ठीक है। फालतू टाइम नहीं अपने पास में इतना। अब आप कितने बिजी लोग हो बताओ, घर पे जाना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है। नेक्स्ट एंट्री पकड़म पकड़ाई खेलनी होती बेटा, 12th में आ गए हो। नेक्स्ट एंट्री, अब पहले बैंक आएगा, ध्यान से सुनो, सिर्फ पहली एंट्री में बैंक पहले आता है। अब जब भी एंट्री करोगे पहले वो मांगना है, फिर बैंक आएगा, मिलेंगे, मांगना है फिर मिलेंगे, मांगना है फिर मिलेंगे। क्लियर? इनका ना इतना बोलने के बावजूद आप गलत करोगे। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा पहले मांगूंगा, जो भी चीज आप मांगते हो उसको डेबिट करो। क्या मांग रहा हूं? अलॉटमेंट का पैसा। तो मैं एंट्री करूंगा प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू में आएगा टू 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। क्या मैंने आधा अधूरा लिखा है? वेरी गुड। 2 में यही आएगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज में भी उसने लिखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम यहाँ इंक्लूड है। तो प्रीमियम जब यहां इंक्लूड है तो यहां पर भी प्रीमियम इंक्लूड होगा। और प्रीमियम के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखो पैसे कैसे लिखोगे, सिंपल सी चीज है। टोटल 40 रुपए तो यहां आ जाएंगे, जिसमें से 20 यहां आ जाएंगे, 20 यहां आ जाएंगे, सिंपल। तो 1 लाख इंटू 40, 40 लाख तो आ गए अलॉटमेंट में। इनमें से 1 लाख इंटू 20 रुपए कैपिटल के थे, वो कैपिटल में डाल देते 20 लाख। और 1 लाख इंटू 20 रुपए प्रीमियम के थे, वो प्रीमियम में डाल देते 20 लाख। अगली एंट्री मैडम, अब पैसे आएंगे, अब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो फोर्थ एंट्री में अब अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा टू प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट। देखो एक चीज क्लियर करो, बैंक के साथ कभी भी कैपिटल नहीं आता है। सिंपल सी चीज है, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? ये छोटे छोटे हिंट हैं जिनको आप याद रखोगे तो गलती नहीं करोगे। वैसे तो इतने क्वेश्चन आपने करे अभी तक, तो एंट्री याद हो जानी चाहिए। खुशबू का आज फील हो रहा होगा, सर मैं तो कहा जल्दी आ जाती एक दिन। कितने रुपए मिलेंगे? पूरे 40 लाख। मैडम आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रही है एंट्री? थोड़ा बहुत आज वो वीडियो देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा? दीपाली, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, मांगने पर हमेशा क्या करो? डेबिट। गोविंद एंट्री बोलो। प्रिफरेंस शेयर हो, प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 में 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। खुशबू एंट्रिया देखो, अलॉटमेंट डेबिट किया, यहाँ फर्स्ट कॉल डेबिट किया, यहाँ प्रीमियम को सॉरी कैपिटल को क्रेडिट किया, यहाँ कैपिटल को क्रेडिट किया। सब एंट्री सेम है, आगे की एंट्री सारी सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन नहीं आए तो हमें समझ में नहीं आएगा।
अभी तो इसमें समझने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। इनटू कितने करूं, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए मांगे, 20 लाख ये हमने अभी तक मांगे। अब पैसे मिलेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो नेक्स्ट एंट्री विधि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। किस चीज का पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, लिखो टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितने रुपए मिल जाएंगे, पूरे 20 लाख। ठीक है, वो 20 लाख देख लेना अपने हिसाब। सेवन एंट्री, अब मैं क्या मांगूंगा, खुशबू सेकंड कॉल, क्या एंट्री होनी चाहिए, बस क्या है, कुछ नहीं है। खुशबू तो इंटेलिजेंट बच्ची है। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जब अंतिम कॉल होती है उसके साथ अपन वर्ड जोड़ देते हैं, क्या, फाइनल। और टू में क्या आ जाएगा, मोहित, मोहित हो गया, हाँ तो बताओ ना फिर कर लिया। यहां पर भी सेकंड कॉल, यहां पर भी सेकंड कॉल कर लिया मैंने, ऊपर से बोल और रहे हो, खाओगे बेटा जूते। अगेन 1 लाख शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 20 लाख। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, एट्थ एंट्री। अब पैसा मिलेगा 2, आगे तो बोलो सीट अटक गई। टू प्रेफरेंस शेयर, किस चीज का पैसा मिल रहा है, तो बस सेकंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों वाला क्वेश्चन था, छापो फटाफट।